यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। और जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आप लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, खास करके जो गल्फ के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेकलिस्ट के बारे में। जो पोलैंड का वर्क वीज़ा का चेकलिस्ट है, कुछ लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न है कि गल्फ के एप्लीकेंट्स के लिए चेकलिस्ट डिफरेंट है एंड इंडिया वालों के लिए चेकलिस्ट डिफरेंट है। तो ये कन्फ्यूज़न आप लोग अपने मन में ये डाउट मत रखिए, क्योंकि चेकलिस्ट जो है पॉलिश गवर्नमेंट की तरफ से है। पॉलिश गवर्नमेंट की एक ही चेकलिस्ट है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से जो भी लोग एप्लीकेशन करेंगे उनके लिए, सभी के लिए सेम है। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट है, जो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री के लिए क्या रूल है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन होते हैं। यहाँ पर मैं पोलैंड का वर्क वीज़ा के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप सभी के लिए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है, वो आपको समझने वाली बात है कि इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स तो होता है वर्क परमिट, या इसको जज़वोल्नी भी बोलते हैं। वर्क परमिट जो कि एशिया वालों के लिए एंड गल्फ के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन करता है तो विदाउट वर्क परमिट आप वीज़ा का एप्लीकेशन फाइल कर ही नहीं सकते। तो वर्क परमिट आपका सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका जॉब ऑफर या फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या रहता है, इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कंपनी की डिटेल्स होती हैं, आपकी सैलरी होती है, आपकी जॉब पोजीशन क्या है, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो आपको एशिया वाले के लिए भी मिलता है एंड गल्फ के एप्लीकेंट्स हैं उनको भी मिलता है, एंड कोई भी एप्लीकेंट्स हो सभी के लिए ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी की तरफ से आता है, जहां पर आपको जिसको आप जॉब ऑफर भी बोलते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है गल्फ एप्लीकेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एंड एशिया वालों के लिए भी है, बट एशिया वालों में क्या है कि अलग से उनको देना नहीं पड़ता है, जिसको बोलते हैं एड्रेस प्रूफ। तो इस एड्रेस प्रूफ में लाइक एशिया से या इंडिया से आप बोल सकते हैं, जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं उनका एक पासपोर्ट ही काफी होता है, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, उसमें पासपोर्ट एक प्रूफ होता है, एड्रेस प्रूफ भी वो दे सकते हैं जैसा कि चेकलिस्ट में मेंशन है। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी वो अपने पासपोर्ट की डिटेल्स के अकॉर्डिंग एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। रेजिडेंस प्रूफ अब गल्फ एप्लीकेंट्स के लिए कैसे होता है, अगर आप वहां पर लीगली स्टे कर रहे हैं, लीगली वर्क कर रहे हैं, तो आपको गल्फ कंट्रीज का वैलिड रेजिडेंस प्रूफ आपको देना होगा। लाइक इसको एमिरेट्स आईडी, कतर आईडी या फिर इसको इकामा भी बोलते हैं। तो उस केस में आपको वहां का गल्फ एप्लीकेंट्स को गल्फ रेजिडेंस प्रूफ देना होगा। इंडिया वालों का तो सेम है, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको वो अपना एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन आप इंडिया से मूव होकर आप गल्फ कंट्रीज में अगर लीगली स्टे कर रहे हैं, लीगली वर्क कर रहे हैं, तो आपको उस कंट्री की रेजिडेंस प्रूफ देनी होगी, उस कंट्री का आईडी देना होगा। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया है और आज भी बता रही हूँ कि इमिरेट्स आईडी, आपकी कतर आईडी या फिर आपका इकामा जिसको बोलते हैं, वो अब गल्फ एप्लीकेंट्स को देना होता है एड्रेस प्रूफ के तौर पर। और बात आती है गल्फ कंट्रीज के एप्लीकेंट्स के लिए कि एनओसी उनको सबमिट करना है या नहीं, उनके लिए मैंडेटरी है या नहीं। तो ये हर एप्लीकेंट्स के लिए एनओसी मैंडेटरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपकी कंट्री पर, आपके एम्प्लॉयर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि एनओसी देना है या नहीं देना। अगर आपसे एनओसी मांगा जाता है तो प्रॉपर फॉर्मेट में ये आपको सबमिट करना होगा। प्रॉपर फॉर्मेट में ये आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है एनओसी। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है एशिया वालों के लिए कि आपको एनओसी प्रोवाइड करना है। और ये गल्फ के एप्लीकेंट्स के लिए भी चेकलिस्ट में मेंशन नहीं है। बट आप उस कंट्री में वर्क कर रहे हैं, लीगली रह रहे हैं, बट आप सिटीजन इंडिया के हैं, उस केस में आपको एनओसी प्रोवाइड करना पड़ता है। करते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स की। जैसा कि बैंक स्टेटमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि बैंक स्टेटमेंट मेंशन नहीं किया गया चेकलिस्ट में, बट बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है। तो पॉलिश एम्बेसी जो यूएई में है, अगर आपसे पूछ देती है, अगर आपसे क्वेश्चन करती है कि आपकी सैलरी सर्टिफिकेट किधर है फॉर योर करंट गल्फ एम्प्लॉयर एंड बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, किधर है आपका, मीन्स लास्ट फ्यू मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए एंड आपकी सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए। तो ये चीजें हैं आपको याद करनी है कि प्रूफ ऑफ फंड्स आपको दिखाना पड़ता है, जिसको आप बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो फ्यू मंथ्स की बात यहाँ बता रही हूँ मैं, लेटेस्ट 3 मंथ्स का स्टेटमेंट आपको देना होता है। तो अगर आप वीएफएस के थ्रू इंडिया में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए मैंडेटरी होता है। या फिर अगर आप वीएफएस की बात ना करें, वीएफएस का रोल सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना होता है, ये डायरेक्ट एम्बेसी को जाता है। तो प्रूफ ऑफ फंड्स आपको स्टेटमेंट के थ्रू आपको देना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट्स जो दोनों कंट्रीज के लिए सेम है, उसमें है आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी आपकी 6 मंथ्स मोर होनी चाहिए। तो पासपोर्ट आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इन कॉन्सुलेट पोर्टल से
प्रिंट किया जाता है, तो सेम है ये आपका, और ये फॉर्म कंप्लीटेड होना चाहिए, प्रिंट किया हुआ होना चाहिए। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, फोटोग्राफ्स है, आपके पासपोर्ट है, आपका वर्क परमिट है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप इसको बोल सकते हैं, जो सभी कंट्रीज के लिए है। देन आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के लिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो चेकलिस्ट आप ओपन कीजिए। इंश्योरेंस में जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर एक छोटा सा वेबसाइट ओपन होगा, लिखा होता है, हाईलाइट किया हुआ रहता है। इसको आप क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे तो वहाँ पर गल्फ के लिए अलग एजेंसीज बनी हुई हैं, कंपनीज बनी हुई हैं जहाँ से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, और इंडिया वालों के लिए अलग कंपनीज है जहाँ से वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमन है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने में आपको कौन सी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है, ये सभी के लिए है। लाइक आपका पासपोर्ट है, अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी आप कम है, वैलिडिटी उसकी कम है, तो सबसे पहले आप पासपोर्ट को रिन्यू कराइए, उसके बाद वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल कीजिए। सेकंड है आपका वर्क परमिट और पासपोर्ट डिटेल्स मैच ना करना। लाइक आपकी पासपोर्ट के डिटेल्स कुछ और हैं और आपकी कंपनी ने या फिर कभी कभी एजेंट आपका काम करवाते हैं, तो उसमें आपकी जो डिटेल्स पासपोर्ट में है उसमें मैच नहीं कर रहा। आपके वर्क परमिट पर भी आपके सारे डिटेल्स होते हैं जो आपके पासपोर्ट में डिटेल्स है, तो वो अगर मैच नहीं कर रहा, इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास वर्क परमिट आता है उस डिटेल से अपने पासपोर्ट की डिटेल्स को आप मैच कीजिए, तो ये मैच होना चाहिए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट की डेट जब आपको मिलती है उस टाइम पर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं। लाइक आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, कभी कभी कुछ लोग वर्क परमिट घर पे छोड़ देते हैं या फिर वर्क परमिट उनकी कंपनी से नहीं आ पाता है तो ले जाना भूल जाते हैं। वर्क परमिट को लेकर कभी कभी एजेंट क्या करते हैं कि मैंने सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दिया है, आपको सिर्फ एम्बेसी जाना है, वहाँ बायोमेट्रिक कराना है। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको सब कुछ आपको केयरफुली चेक करना होगा कि आपका एजेंट कर क्या रहा है, आपके लिए आप प्रॉपर तरीके से उसने डॉक्यूमेंटेशन किया है या नहीं किया है, क्योंकि वर्क परमिट ही आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको सामने सबमिट करना होता है। लाइक अब तो इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी आपको वर्क परमिट के थ्रू आपको प्रिपरेशन करनी होती है, तो वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए। अब जो आपको अवॉइड करनी है मिस्टेक वो है रेजिडेंस प्रूफ को लेकर। रेजिडेंस वीज़ा अगर आपका एक्सपायर है, लाइक गल्फ एप्लीकेंट्स की जैसे कि मैंने बात की, तो वहाँ पर आपका रेजिडेंस वीज़ा एक्सपायर है तो वो आपको रिन्यू कराना है, उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करना है। किसी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को आपको सबमिट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो चलो यही एप्लीकेशन फॉर्म या फिर यही डॉक्यूमेंट हम लगा देते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, फेक डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, इससे एम्बेसी को डाउट क्रिएट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर चेकलिस्ट को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या इंडिया वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हैं या फिर गल्फ के लिए डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें आपको फोकस करना होगा रेजिडेंस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड NOC को लेकर के, सैलरी सर्टिफिकेट को लेकर, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। आई होप अब आपको चेकलिस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जितने भी हैं अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड आप कौन सी कंट्री से पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है, जानना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपसे रिलेटेड टॉपिक पर रहेगी। तो मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।